everyone. Session will be about the prediction of the questions of Chandigarh TGT Physics. Let's proceed to our first question. An electron of mass m, it is moving such that its momentum is equal to that of photon. क्वेश्चन में गिवन क्या है हमें कि जो मोमेंट एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m वो इस तरह से मोमेंटम है मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज इक्वल टू दैट ऑफ द फोटोन मोमेंटम ऑफ फोटोन ये गिवन है ऑफ वेवलेंथ लैम्डा फोटोन की वेवलेंथ क्या गिवन है व्हाट इज द वेलोसिटी वेलोसिटी निकालनी है इलेक्ट्रॉन अब हमें पता है जो फोटोन है उसकी एनर्जी क्या होती है E इज इक्वल टू पी एनर्जी ऑफ फोटोन ठीक है तो यहाँ से मोमेंटम क्या आ जाएगा फोटोन का E बाई सी यहाँ पे हम वैल्यू फिल कर देते हैं मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटोन इज E बाई अब यहाँ से वेलोसिटी निकाल लेते हैं E डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अब ये जो एनर्जी होती है फोटोन की एनर्जी को हम एच न्यू भी लेते हैं और ये रिलेशन भी हमारे पास आता है कैसे आता है हमारे पास एक रिलेशन होता है ये रिलेशन होता है टोटल एनर्जी का अब ये क्या एम नॉट रेस्ट मास होता है और फोटोन का रेस्ट मास जो होता है और फोटोन रेस्ट मास जो होता है वो जीरो होता है तो अगर ये टर्म जीरो होगी तो हमारे पास एनर्जी का रिलेशन क्या बचा सी स्क्वायर दैट इज एनर्जी क्या आ गई पी तो ये रिलेशन भी यूज किया जाता है एनर्जी के लिए और ये भी यूज ये दोनों रिलेशंस किसके हैं एनर्जी ऑफ फोटोन अब यहाँ पे हम फिल कर देते हैं एनर्जी की वैल्यू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एच न्यू अपॉन एम सी अब हमें पता है c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा तो इससे फ्रिक्वेंसी की वैल्यू हम यहाँ पे फिल कर देंगे c बाई लैम्डा तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या आ गया ये c के साथ c कैंसिल हो गया और वेलोसिटी हमारे पास बनी h डिवाइडेड बाई m लैम्डा तो ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इन द मीटर ब्रिज बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड इज फाउंड टू बी 20 सेंटीमीटर अब बैलेंसिंग लेंथ हमें गिवन है दैट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड हियर द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस S की वैल्यू हमें गिवन है 1 ओम इज इन द राइट गैप द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस हमें अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास रिलेशन क्या आता है यहाँ पे R ओवर S इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई 100 माइनस R हमारी क्या होगी अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है S इज अ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस यानी कि 1 ओम वैल्यू फिल कर दी L इज 20 सेंटीमीटर और यहाँ पे 100 माइनस 20 ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगा तो R ओवर 1 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर ओवर 80 सेंटीमीटर यूनिट्स भी कैंसिल हो गई है यहाँ पे और ये 4 आ गया तो R की वैल्यू क्या आई 1 इंटू 1/4 ओम यानी कि R की वैल्यू हमारे पास आई 0.2 तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ गया डी नेक्स्ट क्वेश्चन इन द रीजन स्टडी एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट एक रीजन में हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है यूनिफॉर्म एंड स्टडी मतलब वो चेंज नहीं हो रही है विद द टाइम यूनिफॉर्म मतलब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम ही है विद द टाइम उनकी वैल्यू नहीं चेंज हो रही है दीज टू फील्ड्स आर पैरेलल टू ईच अदर मान लो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है इस तरफ इसी तरफ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली और इसी तरफ हमने मैग्नेटिक फील्ड ले ली क्योंकि दोनों क्या है पैरेलल है ना एक दूसरे के ए चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट इन रीजन यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल था उसको रिलीज किया गया फ्रॉम द रेस्ट इन द रीजन इस रीजन में वो आ गया पाथ ऑफ पार्टिकल विल बी अब पाथ बताना है कि क्या होगा
देखो जब वो इस रीजन में आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगी ऑन द चार्ज। वो फोर्स कितनी होती है, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ठीक है, तो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। तो फोर्स इस चार्ज पे लग रही है इस तरफ, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह। तो ये इस तरफ एक्स एक्सिस के अलोंग ही मूव करेगा। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रही है, फोर्स ऑन चार्ज, वो हम फाइंड करते हैं। वो हम कैसे फाइंड करते हैं, Q इंटू बी क्रॉस बी। ये हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला होता है जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रही है उसकी वजह से। अब V और B के बीच का एंगल देखो क्या है। अब ये जो फोर्स है ये एक्स डायरेक्शन में लग रही है, यानी कि पार्टिकल की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, अलोंग एक्स डायरेक्शन। और मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो किस डायरेक्शन में है, अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो दोनों के बीच एंगल क्या आ गया, जीरो। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स आई वो क्या आई, क्यू बी बी साइन जीरो। साइन जीरो कितना होता है, जीरो होता है। तो ये फोर्स जो आ गई जीरो आ गई। दैट मीन्स जब इस रीजन में जो चार्ज है वो मूव कर रहा है तो उस पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है वो नहीं लग रही, वो जीरो लग रही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रही है वो किस डायरेक्शन में लग रही है, अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो पार्टिकल ऐसे ही जाएगा एक्स डायरेक्शन के अलोंग, यानी कि मोशन कैसा हो रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Faraday's law of electromagnetic induction, it is related to law of conservation of। तो जो Faraday's law होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, ये हमें क्या बताता है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। द करेक्ट ऑप्शन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, द चार्ज इन द इंट्रोपी, द चेंज इन द इंट्रोपी इज जीरो फॉर रिवर्सिबल। ये प्रोसेसेस हमें गिवन है, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस या प्रोसेस इन विच वर्क डन इज जीरो। अब हमें क्या गिवन है, चेंज इन एंट्रोपी इज जीरो। अब हमें एंट्रोपी का रिलेशन पता है, डेल्टा एस क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन टी। ठीक है, अब एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस डेल्टा क्यू जीरो होगा। तो इसमें अगर फिल करोगे तो डेल्टा एस इज जीरो अपॉन टी। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई डेल्टा एस इज जीरो। सो चेंज इन एंट्रोपी क्या आ रही है, जीरो आ रही है। तो ये किसके लिए आ रही है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आ रही है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर हैज 500 टर्न्स। यानी कि ट्रांसफार्मर में हमें पता है कि प्राइमरी कॉइल होती है, एक सेकेंडरी कॉइल होती है। तो प्राइमरी कॉइल में जो टर्न्स दिए गए हैं एनपी, दैट इज 500 टर्न्स, whereas secondary has 5000 टर्न्स। तो सेकेंडरी कॉइल में जो टर्न्स दिए गए हैं 5000 दिए गए हैं। द प्राइमरी इज कनेक्टेड टू द एसी सप्लाई ऑफ 20 वोल्ट। तो प्राइमरी की जो वोल्टेज सप्लाई की है वो है 20 वोल्ट और फ्रिक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। तो द सेकेंडरी विल हैव एन आउटपुट ऑफ, हमें सेकेंडरी की आउटपुट निकालनी है यानी कि Vs निकालनी है। ठीक है, और इसकी फ्रिक्वेंसी भी निकालनी है कि कितनी आएगी सेकेंडरी में। हमारे पास ये रिलेशन होता है। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यूज फिल कर देंगे। नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल दैट इज 5000, प्राइमरी में 500, ये हमें फाइंड करनी है। और ये क्या है, 20। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे 10 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास सेकेंडरी में कितनी वोल्टेज आई, 100 वोल्ट। और फ्रिक्वेंसी की सप्लाई 50 हर्ट्ज ही रहेगी क्योंकि घर में सप्लाई तो फ्रिक्वेंसी तो 50 हर्ट्ज ही आती है। जो पीछे से सप्लाई आती है वो 50 हर्ट्ज ही आती है। ठीक है, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो 200 वोल्ट ही रहेगी और फ्रिक्वेंसी जो है वो सेम ही रहेगी। जो प्राइमरी में, क्योंकि सप्लाई हमने एसी में दिया है ना, ओ सॉरी, एसी सप्लाई दी है 50 हर्ट्ज की, किस में, प्राइमरी में। तो उतनी ही फ्रिक्वेंसी जो है सेकेंडरी में मिलेगी हम। तो जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इज
जो वोल्टेज आपको मिल रही है, आउटपुट मिल रही है, वो 200 वोल्ट और फ्रिक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज, यानी कि ये ऑप्शन दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्मी एनर्जी फॉर द लिथियम इज 4.72 इलेक्ट्रॉन। फर्मी एनर्जी हमें गिवन है 4.72 इलेक्ट्रॉन, इसको जॉल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4.72 इंटू 1.69 इंटू 10⁻⁻19। What is the number of conduction electrons per unit volume in the lithium? अब हमें नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम निकाल। हमारे पास फर्मी एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, एच कट स्क्वायर बाय 2m 3 पाई स्क्वायर n अपॉन b पावर 2/3। अब हमें सारा डाटा गिवन है, यहाँ पे फर्मी एनर्जी की वैल्यू फिल कर दी, एच कट की वैल्यू फिल कर दी, और 2 मास की वैल्यू फिल कर दी। यहाँ से 3 पाई स्क्वायर मतलब 3.14 का स्क्वायर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ये तो हमें निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट। तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या बने, इसको हम कैलकुलेट करके यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 2 इलेक्ट्रॉन। वर्क फंक्शन हमें गिवन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जॉल में कन्वर्ट कर लिया, ये 3.2 आ गया, ये इतना वर्क फंक्शन हो गया। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन emitted by the light of wavelength 4000 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम द मेटल विल। अब काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम हम फाइंड करते हैं, वो हम रिलेशन क्या होता है, E माइनस पाई। तो ये एनर्जी क्या होती है, एच सी बाई लैम्डा फिल कर देंगे, क्योंकि हमें वेवलेंथ गिवन है और ये वेव वर्क फंक्शन हमें गिवन ही है। एच की वैल्यू फिल कर दी हमने, सी की भी फिल कर दी। वेवलेंथ कितना है, 4000 एंगस्ट्रॉम टू 10⁻⁻10 माइनस। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये कुछ ऐसे वैल्यू आती है अप्रॉक्सीमेट, ये जॉल में आएगी, और ऑप्शन में देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 1.6 से 10⁻⁻19। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर बनेगा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगा। सो ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। द रेशो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स, दो वेव्स की रेशो की इंटेंसिटी हमें गिवन है, दैट इज 16/9, ये ले ली रेशो। इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स वुड प्रोड्यूस मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी रेशो। अब देखो मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, किसके इक्वल आएगी, √I1 प्लस √I2, ठीक है। और मिनिमम इंटेंसिटी में क्या आ जाएगा, √I1 माइनस √I2 होल स्क्वायर। ये कहाँ से आया रिलेशन, देखो इंटेंसिटी का रिलेशन जो है वो हमने डिराइव किया था I1 प्लस I2, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का 2I1 I2, cos फाई वाली टर्म थी यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये टर्म रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमने निकाली थी, यहाँ पे cos फाई वाली टर्म थी। अब जब मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए तो cos फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे जब ये 1 हो जाएगा तो मैक्सिमम इंटेंसिटी हमारे पास क्या बन गई,
I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर ही बन जाएगी। इसी तरह से मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो हम cos फाई की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो यहाँ पे a माइनस बी की होल स्क्वायर की इक्वल आ जाएगी। अब हमें क्या फाइंड करना है, रेशो फाइंड करनी है इनकी, ये रेशो फाइंड कर लेते हैं हम। यहाँ से हम I2 की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ I1, ये आ गई, यहाँ पे फिल कर देते हैं I मैक्सिमम ओवर I मिनिमम, रूट I1 प्लस रूट लेना है तो इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये 4/3 हो गया I1 डिवाइडेड बाय I1 माइनस 4/3 रूट I1, ये चीज आ गई हमारे पास। अब रूट I1 ऊपर से कॉमन ले लिया और नीचे भी वो कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या पीछे हमारे पास, ये टर्म बचेगी सिर्फ। और इसका जब हमने एलसीएम लिया, दिस इज 7/3 माइनस 1/3 होल स्क्वायर, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। क्लियरिंग करने के बाद हमारे पास रेशियो क्या आई, 49:1, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what happens to frequency of fundamental mode of the stress string when its length and diameter are increased? तो फ्रीक्वेंसी जो होती है फंडामेंटल मोड की, वो क्या रिलेशन होता है हमारे पास, ये वाला, ये लेंथ आ गई हमारे पास। अब हम लेंथ को इंक्रीज करें, यानी कि ये फैक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये क्या होता है, म्यू जो हमने लिखा है यहाँ पे, ये होता है मास पर यूनिट लेंथ। तो डायमीटर इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि मास पर यूनिट लेंथ जो है वो इंक्रीज होगा ना, मास पर यूनिट लेंथ वो इंक्रीज होगा। तो ये भी फैक्टर बढ़ रहा है, ये भी फैक्टर बढ़ रहा है, तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी, फिर डिक्रीज होगी, डिनोमिनेटर इनवर्स रिलेशन है इनका, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए साउंड वेव ट्रेवल्स फ्रॉम द एयर टू वाटर, यहाँ पे एयर मीडियम है, यहाँ पे वाटर मीडियम, तो साउंड वेव जो है वो ऐसे ट्रेवल करके तरफ आ रही है, तो ऑब्वियस है मीडियम चेंज हुआ है तो रिफ्रैक्शन हो रही है यहाँ पे। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये दिया है α1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो दिया है वो दिया है अल्फा। अज्यूमिंग स्नेल्स लॉ टू बी वैलिड, देन स्नेल्स लॉ वैलिड रखना है, तो पहले हम फर्स्ट मीडियम में लगा देते हैं स्नेल्स लॉ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए लिख लेते हैं, इसका म्यू वाटर डब्ल्यू लिख, तो फर्स्ट मीडियम के लिए लिखेंगे म्यू ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइन ऑफ एंगल क्या है यहाँ पे अल्फा, सेकेंड मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर, और यहाँ पे साइन ऑफ α2। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन क्या होता है, c अपॉन वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी इन द एयर, ठीक है। इसी तरह से वाटर के लिए लिख देंगे c अपॉन वेलोसिटी इन द वाटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर c अपॉन वेलोसिटी इन एयर साइन α1, c अपॉन वेलोसिटी इन वाटर साइन, कैंसिल हो गया। अब हम साइन α1 ओवर साइन α2 की वैल्यू देखते हैं, इधर वेलोसिटी आ गई a की, वेलोसिटी, तो इस रिलेशन से देखो ये क्या हो रहा है कि जो साइन अल्फा है वो पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है, कि जिस मीडियम में α1 एंगल है उसी में तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का यूज कर रहे हैं हम, उसी में हम जो है वेलोसिटी यूज करेंगे वो वी ए यूज करेंगे ना, तो म्यू ए हमारे पास क्या आ जाएगा, सी अपॉन वी ए। तो यहाँ इस रेशो से हमें क्या पता चल रहा है कि साइन अल्फा वी के साथ डायरेक्टली वेरी कर, और अल्फा इज डायरेक्टली वेरी टू वी, तो जिस मीडियम में स्पीड ज्यादा होगी उस मीडियम का एंगल जो होगा वो ज्यादा होगा, अल्फा की वैल्यू वहां पे ज्यादा होगी। अब हमें पता है कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है इज मोर इन वाटर, वाटर में साउंड की वेलोसिटी ज्यादा होती है, तो दैट मीन्स जो अल्फा एंगल होगा, तो डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है, तो अगर वाटर की वेलोसिटी ज्यादा है तो जो वाटर में अल्फा एंगल बनेगा वो ज्यादा आएगा। कौन सा एंगल बन रहा है वाटर में, α2, सो α2 जो है वो ग्रेटर होगा α1 से, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
If the frequency is 60 Hz, the capacitance of capacitor, which must be connected in series with the resistance of 5 ohm, inductance 200 millihenry to bring the current in phase with the voltage. हमें क्या करना है, करंट को इन फेस लेके आना है वोल्टेज के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास ये रिलेशन होता है 1/√LC। ओमेगा क्या होता है 2πf इज इक्वल टू 1/√LC। यहाँ से हमें c की वैल्यू चाहिए, हम सॉल्व कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग कर दी दोनों साइड, 4π² f² इज इक्वल टू 1/LC। यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई 1/4π² f² इंटू L। अब इसमें वैल्यूज फिल कर देते हैं, तो c क्या बना हमारे पास 4π² यानी कि 3.14 होल स्क्वायर। फ्रिक्वेंसी कितनी गिवन है हमें 60 हर्ट्ज, और L कितना है हमारे पास दिस वन 200 मिली। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज 35.2 माइक्रोफैरड। तो करेक्ट ऑप्शन इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर कंडक्टिंग स्टेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ गुड। सुपर कंडक्टिंग स्टेट क्या होता है, सुपर कंडक्टर्स जो होते हैं, ठीक है, वो एज ए डायमैग्नेटिज्म बिहेवियर शो कर। एक्चुअल में ये टू टाइप्स के होते हैं, एक तो टाइप 1 होता है सुपर कंडक्टर, और एक टाइप 2 होता है। टाइप 1 जो होता है इनकी ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू -1 होती है, और हमें पता है कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनकी ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है। तो ये परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म शो करते हैं टाइप 1 वाले। और जो टाइप 2 होते हैं इनकी ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू जो होती है -1 से 0 के बीच में होती है। मतलब -1 तो आ रही है ना, ठीक है, नेगेटिव तो मिल रही है। ये परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म नहीं शो करते, इनको बोला जाता है कि ये डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, परफेक्ट नहीं होते। परफेक्ट का मतलब क्या है, जब ससेप्टिबिलिटी क्या आ जाए -1 एग्जैक्ट मिल। तो जो सुपर कंडक्टिंग स्टेट है वो किसकी एग्जाम्पल है, डायमैग्नेट की एग्जाम्पल। ये डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a JFET has the following parameters। यहाँ पे हमारे पास दिया गया ये करंट दैट इज 30 मिली एम्पियर, VGS ऑफ दैट इज -10 वोल्ट, VGS इज -5 वोल्ट। हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ ड्रेन करंट। हमारे पास ये रिलेशन होता है ड्रेन करंट का IDSS 1 माइनस VGS ओवर VGS ऑफ होल स्क्वायर। हम इसमें वैल्यूज फिल कर देंगे। IDSS क्या है 30 मिली एम्पियर, 1 माइनस VGS की वैल्यू -5 और VGS ऑफ की -10, तो ये कैंसिल हो गया 2, ये माइनस भी कैंसिल हो गया इससे, तो बचा क्या 30 मिली एम्पियर इंटू 1 माइनस 1/2 होल स्क्वायर, यानी कि 30 मिली एम्पियर इंटू 1/4, तो 2 और ये 15, सो दिस इज 15/2 मिली एम्पियर। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये 7.5 मिली एम्पियर। ऑप्शन बी दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, electric dipole is placed in the uniform electric field, it is acted upon by। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, सेम होगी, वो चेंज नहीं हो रही। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बढ़ी है, यहाँ पे इसमें हम डायपोल रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे -q चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव q। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स कितनी लगती है, F = QE। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव फोर्स लगेगी, यानी कि F इस तरफ लगेगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अगर चार्ज नेगेटिव हो गया तो फोर्स क्या आएगी, -QE, यानी कि ऑपोजिट जाएगी इस तरफ। तो नेट फोर्स जो लग रही है यहाँ पे, देखो फोर्सेस दोनों चार्जेस पे लग रही हैं बट इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही है QE,
पर डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स है डायपोल पे, दैट इज जीरो, ये जीरो मिलेगी। तो ये तो ऑप्शन नहीं आएगा, फोर्स तो लग ही नहीं रही। ठीक है, अब टॉर्क चेक कर लेते हैं। टॉर्क हमारे पास क्या होता है, P क्रॉस E, ये होता है। अब देखो P क्या है यहाँ पे, डायपोल मोमेंट, और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से लेते हैं हम, ऐसे ही लेंगे, ऐसे बड़ा है डायपोल, ये डायपोल की डायरेक्शन होगी, और ये कुछ एंगल बन रहा है मान लो थीटा, तो यहाँ से हम पी ई साइन थीटा, अगर हमें ये थीटा वैल्यू एंगल पता चल जाए, ये सारी वैल्यूज पता चल जाए, हम टॉर्क निकाल सकते हैं, यानी कि यहाँ पे टॉर्क तो लग रहा है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कि जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे हमारा जो टॉर्क है वो कितना लगता है, पी क्रॉस ई लगता है, फोर्स जो होती है वो जीरो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if an electron and photon propagate in the form of waves having the same wavelength, अब एक इलेक्ट्रॉन है और एक फोटोन है, वो वेव की फॉर्म में जा रहे हैं, उनके पास क्या है, सेम वेवलेंथ है, इट इम्प्लाइज दे हैव सेम, तो उनके पास क्या होगा, सेम एनर्जी, मोमेंटम, वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, हमें हमारे पास ये रिलेशन है ना। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, मोमेंटम की वैल्यू h बाय लैम्डा। अब अगर इलेक्ट्रॉन के लिए मोमेंटम निकालोगे तो p की वैल्यू क्या आएगी, h बाय लैम्डा, h तो फिक्स है, वेवलेंथ कुछ वैल्यू दी है सपोज लैम्डा। अगर फोटोन के लिए निकालोगे वो भी क्या आ जाएगी, h बाय लैम्डा, मतलब वेवलेंथ तो सेम है ना दोनों की, h भी फिक्स है, तो मोमेंटम जो है दोनों का सेम मिलेगा हमें, तो ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडक्टिविटी इन द सेमीकंडक्टर्स, अब जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें कंडक्टिविटी किसकी वजह से आती है, बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल, दोनों की वजह से ही आती है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी कंडक्शन होता है और होल्स की वजह से भी कंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमीकंडक्टर, तो हमें बताना है इनमें से सेमीकंडक्टर जो है वो कौन सा है, तो ऑप्शन ए गैलियम आर्सेनाइड, दिस इज अ सेमीकंडक्टर, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the common emitter amplifier input signal is applied across, common emitter है, हमें हमें पता है कि जो emitter अगर कॉमन कर दिया तो इनपुट में हमें क्या दिखेगा, बेस emitter ना, तो ऑप्शन क्या आएगा, डी, दैट इज द करेक्ट आंसर। सो जब हम इनपुट सिग्नल देंगे यहाँ पे कॉमन emitter एम्पलीफायर में, तो हम कहाँ पे दे रहे हैं, बेस emitter में दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the velocity of electron in the ground state of hydrogen atom, अब हाइड्रोजन एटम के लिए हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी, वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला जो है दैट इज जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन एच कट, ये होता है। इसी में अगर ये जो वैल्यूज है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच कट की वैल्यू फिल कर दें, ई स्क्वायर की वैल्यू भी फिल कर दें, तो ये रिलेशन कुछ ऐसे चेंज हो जाता है, इंटू जेड बाई एन, ये रिलेशन इसी से बना है। हमने यहाँ पे ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एच कट, ये सारी कांस्टेंट वैल्यूज है ना, इनकी वैल्यूज फिल कर दी, फिल करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट बनता है। अब हमें वेलोसिटी निकालनी है, हम यही रिजल्ट यूज, हाइड्रोजन एटम के लिए बोला है, किस में बोला है, ग्राउंड स्टेट के लिए बोला है, हाइड्रोजन एटम के लिए जेड क्या होता है, 1, ग्राउंड स्टेट मतलब एन की वैल्यू 1, यहाँ पे फिल कर देते हैं, 0.189 इंटू 10⁻⁶ इंटू जेड की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 1, तो यहाँ से वेलोसिटी क्या आ गई, 2.189 इंटू 10⁻⁶, तो अप्रोक्सीमेट आंसर ए, दैट इज द करेक्ट आंसर, 2.19 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The temperature T1, T2 of heat reservoirs in ideal Carnot engine are 1500 डिग्री सेल्सियस एंड 500 डिग्री सेल्सियस। तो T1 जो है वो किसका टेम्परेचर होगा, सोर्स का होगा। सोर्स का टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है। और T2 क्या है हमारे पास 500 डिग्री सेल्सियस, ये सिंक का टेम्परेचर होगा। If temperature T1 is increased by 100 degree Celsius, what will be the efficiency of engine? हम अब क्या किया, T1 को इंक्रीज कर दिया, पहले 1500 था तो इंक्रीज कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस, तो यही चेंज हो गया। इंक्रीज किया ना 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें 100 ऐड कर दिया, तो T1 जो है वो कितना बन गया अब 1600 डिग्री सेल्सियस। T2 तो सेम ही रहा वैल्यू 500 डिग्री सेल्सियस। हमें एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी क्या होती है, 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू फिल करेंगे, पहले तो इनको क्या करो, केल्विन में चेंज कर लो। 273 ये बनेगा 1873 केल्विन। इसमें किया 273 ऐड, तो ये बना हमारे पास 770। अब यहाँ पे हम वैल्यूज फिल कर देते हैं। 1 माइनस 773 अपॉन 1873। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्सीमेट ये 59%। ऑप्शन बी दैट इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्क डन ऑन प्लेसिंग द चार्ज। चार्ज हमें क्या दिया गया है, 8 इंटू 10⁻⁸ कुल ऑन ए कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी दी गई है 100 माइक्रोफेरेड, यानी कि 100 इंटू 10⁻�6। वर्क डन निकालना है हमें। वर्क डन पता है कैपेसिटर के केस में कितना होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। बट हमें यहाँ पे वी तो गिवन ही नहीं है, ठीक है। क्यू चार्ज गिवन है, हमें ये रिलेशन पता है, क्यू इज इक्वल टू सी। यहाँ से v की वैल्यू क्या आ गई, वो अपॉन सी, वो यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो वर्क डन क्या आ जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो वर्क डन का रिलेशन क्या आ गया हमारे पास, इन फॉर्म ऑफ चार्ज एंड कैपेसिटेंस, ये बन गया। अब इसमें वैल्यूज फिल कर देते हैं। हाफ क्यू स्क्वायर, इसकी स्क्वायर कर दी। कैपेसिटेंस जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट जो आंसर आता है 32 इंटू 10⁻⁻30 ऑप्शन इस। द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस। अब हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्मर की कोर को लैमिनेट किया। लैमिनेट करने से क्या होता है कि जो एरिया होता है ईच पार्ट का वो कम हो जाता है, मतलब जो रेजिस्टेंस होती है वो बढ़ जाती है। ये जो रेजिस्टेंस है वो कैसे वेरी करती है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये रिलेशन हमें पता है। तो रेजिस्टेंस इनवर्सली एरिया के साथ चेंज हो रही है। अगर एरिया डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो जो एडी करंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो मिनिमाइज हो जाए। तो ऑप्शन डी दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फेज शिफ्ट ऑसिलेटर इफ R इज इक्वल टू RL 1 मेगा ओम एंड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस दी है 75 पिको फैरेड। देखो जो फेज शिफ्ट ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी होती है उसका क्या रिलेशन होता है, 1/2 पाई RC रूट 2n। यहाँ पे n क्या है कि कितने RC के सेक्शंस हैं, नंबर ऑफ RC सेक्शन, वो फिल करते हैं। तो यहाँ पे तो हमें सिर्फ ए की वैल्यू दी है, आर की भी और सी की भी, तो एक ही RC सेक्शन बना हुआ है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, अब वैल्यूज फिल कर देते हैं। 3.14, आर की वैल्यू 1 मेगा ओम यानी कि 10⁻⁶, कैपेसिटेंस की वैल्यू 75 पिको फैरेड यानी कि 10⁻⁻12, रूट 2, एन की वैल्यू 1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट जो आंसर है 1637 के नियर अबाउट आता है। एग्जैक्ट नहीं मिलता बट इसके नज़दीक आता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।